गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। आइए शुरू करते हैं इस बुलेटिन की पहली और सबसे अहम खबर। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नई निगरानी संस्था शुरू करने का ऐलान किया और उसका ऑफिशियल एक्स अकाउंट भी लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही तेहरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक पर अपनी नई समुद्री कंट्रोल व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई संस्था का नाम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी रखा गया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये संस्था हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी, रूट तय करने और समुद्री आवाजाही को कंट्रोल करेगी। घोषणा के तुरंत बाद इस संस्था का ऑफिशियल एक्स अकाउंट भी शुरू किया गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर करके बताया कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का आधिकारिक अकाउंट अब चालू हो गया है। पीजीएसए ने अपनी पोस्ट में लिखा, अल्लाह के नाम से पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट अब लाइव है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी ताजा जानकारी और ऑपरेशंस के अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। यह अकाउंट ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, ब्रिगेडियर जनरल अली जहां शाही और पूर्व संसद स्पीकर अली लारिजानी जैसे नेताओं और सैन्य अधिकारियों से जुड़े अकाउंट्स को फॉलो कर रहा था। ईरानी मीडिया जैसे तस्नीम न्यूज एजेंसी और फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये नई संस्था जहाजों के लिए तय रास्तों को मैनेज करेगी और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर नजर रखेगी। ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ये पूरा सिस्टम ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता यानी अपने अधिकार के तहत बनाया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये रास्ता तथा कथित फ्रीडम प्रोजेक्ट चलाने वालों के लिए बंद रहेगा। ये नई संस्था और उसका स्पेशल मीडिया अकाउंट ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जब ईरान लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपने नियंत्रण और ताकत का संदेश दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस समुद्री रास्तों में से एक है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हाल के हफ्तों में ईरानी सरकारी मीडिया और सैन्य अधिकारियों ने बार बार कहा है कि इस इलाके की सुरक्षा और निगरानी में ईरान की बड़ी भूमिका है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े अपने ऑपरेशन एरिया को और बढ़ा दिया है, जो पूर्व में जास से लेकर पश्चिम में सीरी आइलैंड तक फैला हुआ बताया जा रहा है। पीजीएसए ने एक्स पर खुद को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ट्रांजिट को मैनेज करने के लिए ईरान की कानूनी और आधिकारिक संस्था बताया है। संस्था ने यह भी कहा कि ईरान द्वारा तय सीमाओं के अंदर जहाजों की आवाजाही के लिए ईरानी सेना और संबंधित एजेंसियों से पूरी मंजूरी और तालमेल जरूरी होगा। बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को गैर कानूनी माना जाएगा। अब बात करते हैं इस बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आप समझ तो गए होंगे। अभिजीत दीपके पिछले 72 घंटों से ठीक से सो भी नहीं पाए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज, कॉल और नोटिफिकेशन आ रहे हैं क्योंकि उनका एक हल्का फुल्का मजाक अब एक बड़े ऑनलाइन राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। 30 साल के अभिजीत, जिन्होंने अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है, अब कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक व्यंग्यात्मक अभियान का चेहरा बन गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ हजारों लोग इस अभियान से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने खुली सुनवाई के दौरान कुछ युवाओं और एक्टिविस्ट की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नौकरी या किसी प्रोफेशन में जगह नहीं बना पाते और फिर सोशल मीडिया एक्टिविज्म या मीडिया के जरिए दूसरों पर हमला करने लगते हैं। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी फैल गई। बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान फर्जी डिग्री लेने वालों के लिए था, भारत के युवाओं के लिए नहीं। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत की नींव भी बताया, लेकिन तब तक मामला काफी बढ़ चुका था। इसी गुस्से के बीच अभिजीत ने एक्स पर मजाक में लिखा, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। इसके बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट बना दिए। ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी पर तंज माना गया। अभिजीत ने अल जजीरा से बातचीत में कहा, जो लोग सत्ता में है वो जनता को कॉकरोच और परजीवी समझते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि कॉकरोच गंदी और सड़ी हुई जगहों पर पैदा होते हैं। आज भारत वैसा ही बन गया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान सिर्फ मजाक नहीं बल्कि युवाओं की निराशा और गुस्से की अभिव्यक्ति है। उनके मुताबिक लंबे समय से लोग बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति और जवाबदेही की कमी से परेशान है, लेकिन खुलकर बोलने से डरते थे। सिर्फ 3 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। वहीं लाखों लोगों ने गूगल फॉर्म भरकर पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया। इस अभियान से महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे कई चर्चित चेहरे भी जुड़े। भारत सरकार के रिटायर्ड अधिकारी आशीष जोश ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में डर का माहौल बन गया है और लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। उनके मुताबिक ये पार्टी ताजी हवा के झोंके जैसी लग रही है। उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, कॉकरोच बहुत जिद्दी जीव होते हैं, वो बच जाते हैं और अब लगता है कि वो पार्टी बनाकर पूरे
सिस्टम पर चढ़ सकते हैं। इस बीच देश में बेरोजगारी और छात्रों के गुस्से का माहौल भी बना हुआ है। उसी हफ्ते मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। भारत हर साल लाखों ग्रेजुएट तैयार करता है, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि कॉकरोच वाली टिप्पणी का युवाओं को सीधा अपमान लगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की बातों में युवाओं और एक्टिविस्ट के प्रति गहरी नाराजगी दिखाई दी। उनके मुताबिक लोग अब सवाल पूछना चाहते हैं और जवाबदेही मांग रहे हैं, इसलिए इस तरह के व्यंग्यात्मक आंदोलन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के लिए 4 मजेदार शर्तें रखी गई है। बेरोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत कर पाना। पार्टी का नारा है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। इंस्टाग्राम पर पार्टी खुद को आलसी और बेरोजगार कॉकरोचों का यूनियन बताती है। इसके घोषणा पत्र में बेरोजगारी, कॉर्पोरेट मीडिया, वोटिंग सिस्टम, पेपर लीक और रिटायरमेंट के बाद जजों को सरकारी पद मिलने जैसे मुद्दों पर व्यंग्य किया गया है। अभिजीत ने बताया कि उन्होंने AI टूल्स जैसे चैट GPT और क्लाउड की मदद से सिर्फ 24 घंटे में पार्टी का डिजाइन और घोषणा पत्र तैयार किया। यूट्यूबर मेघनाद S ने कहा कि ये सिर्फ मजाक नहीं रह गया, बल्कि युवाओं की निराशा और गुस्से की आवाज बन चुका है। उनके मुताबिक लोग किसी नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है, भले ही वो पारंपरिक पार्टी ना हो। अब हालात ऐसी है कि जो चीज मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे भारत की मौजूदा राजनीति, युवाओं के गुस्से और सिस्टम के प्रति बढ़ती नाराजगी का बड़ा प्रतीक बनती जा रही है। वहीं इस पर ध्रुव राठी का भी एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि ये यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर जो गुस्सा है, कांग्रेस जनता पार्टी उसका रिफ्लेक्शन है, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। ध्रुव राठी कहते हैं जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया, कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी गोदी मीडिया एंकर के साथ इंटरव्यू या बातचीत नहीं करेगी, इसलिए कृपया इंटरव्यू या किसी भी तरह की बातचीत के लिए संपर्क न करे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनर ने एक वीडियो जारी कर बताया कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें हैक करने की कोशिश की जा रही है। हम जितना इस सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उससे अब इन लोगों को थोड़ा इरिटेट हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट की पासवर्ड रीसेट को 100 से 150 रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि दीज पीपल जस्ट वांट टू सप्रेस अवर वॉइसेस। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पर्सनल हैंडल से पोस्ट करिए एंड राइट व्हाई बीजेपी इज स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या बीजेपी कॉकरोचेस से डर गई है? आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और अब 10 मिलियन के पार हो चुके हैं। देश में आए दिन बहुत सी खबरें हलचल मचाती रहती है। ये खबर भी कुछ ऐसी ही है। क्या है, जानिए पूरा मामला इस बुलेटिन की तीसरी खबर में। नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सीएम योगी ने ये बात कही मुस्लिम समुदाय के लिए एक तरह की चेतावनी के रूप में। सीएम योगी ने कहा कि उनसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या उनके राज्य में नमाज पढ़ना गैर कानूनी है। मैं कहता हूँ हाँ, क्या अधिकार है उसका सड़क रोकने का, जहाँ उसका स्थान है वहाँ जाकर करे, उन्होंने कहा। योगी ने बात को मुस्लिम आबादी की तरफ मोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित कर लो, और आगे कहा, और अगर जगह नहीं है तो फिर क्यों बेवजह संख्या बढ़ा रहे हो। इस दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। योगी ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और यूपी सरकार किसी को कोई विशेष छूट नहीं देती। सड़क चलने के लिए है, आम नागरिक के लिए, बीमार इंसान के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए है। नमाज पढ़नी जरूरी है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, उन्होंने कहा। एक तरह की चेतावनी की तरह उन्होंने कहा, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। वहीं अब इस पूरे बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि जो भाषा सीएम योगी ने इस्तेमाल की है, लोगों का कहना है कि वो गैर मुनासिब है। साथ ही ये भी कहना है कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते ही नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और जगह की कमी होने का इत्तेफाक सिर्फ ईद के मौके पर ही होता है। लेकिन जब से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने का आदेश आया है, लोगों ने उसका पालन भी किया है। वहीं वारिस पठान ने सीएम योगी को दो टूक जवाब देते हुए क्या कहा, सुनिए। किसी भी मुसलमान को शौक नहीं है कि धूप में, बारिश में, रास्ते में खड़े होकर नमाज पढ़े, मगर क्योंकि मस्जिद में जगह नहीं होती, लिहाजा जुम्मा की नमाज जो मुसलमान पे फर्ज है, खुतबा सुनना है, जमात के साथ पढ़ना है, इसलिए मुसलमान रास्ते के ऊपर नमाज पढ़ते। 5 मिनट की नमाज होती है, ना कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम किए बिना वो होता है, ना किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, ना किसी को तकलीफ पहुंचाए बिना। अगर किसी ने 5 टाइम नमाज पढ़ ली तो इनके पेटों में क्यों दर्द हो जाता है? क्या दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, हमने देखा है ट्रेनों में, रस्तों में, एयरपोर्ट पे रास गरबा खेलते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हर चीज करते हैं, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते ना।
ये नहीं, अरे कावड़ यात्रा निकालता है, आप सोचिए कितनी परेशानी होती है, रास्ते के ऊपर ट्रैफिक जाम, सब कुछ, उन पे तो आप फूल बरसाते हो, पर हम तो कभी आपत्ति नहीं लेते ना कि क्यों ये रास्ता जाम कर दिए, क्यों कावड़ निकल गया रास्ते के ऊपर। हम तो बोलते हैं देश सबका है, सबका सेक्युलरिज्म को सबको मानना चाहिए, कायदे कानून, मगर कायदा कानून सबके लिए बराबर लगना चाहिए ना। संविधान इक्वलिटी की बात करता है, मगर यहाँ ये बोलना कि अगर नहीं पढ़े, अगर यहाँ पे तुमने ऐसा किया तो फिर हमारे हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे योगी जी, चलिए बताइए, क्या सबको गोली मार देंगे, क्या करेंगे आप सबका? ये धमकीबाजी क्यों दे रहे हो आप सबको? एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे लगते हैं क्या? अरे चलो, मेरे को अगर मस्जिद के अंदर नमाज जगह नहीं मिली, जुम्मा का वक्त हो गया, मैंने नमाज पढ़ लिया, क्या कर लेंगे? मार डालेंगे, गोली मार डालेंगे? हाँ, गलत है ना ये। और मैं तो चाहूंगा मोदी जी इस बात का संज्ञान लो। आपके मुख्यमंत्री, आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की, और आपके मुख्यमंत्री खुलेआम इधर से वो कर रहे, धमकियां दे रहे लोगों को, मुसलमानों को धमकी। अगर ये कहा तो फिर हमको बताएंगे। हाँ, ये तो रोकना चाहिए। ये तो देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे, सेक्युलरिज्म को नष्ट कर रहे। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून बराबर है तो फिर सबके लिए कानून बराबर लागू होना भी चाहिए। फिर हमारे लिए ही क्यों खाली? क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं? मोदी जी बाहर जाते हैं, मुसलमानों को गले गले मिलते, हबीबी वल्लाह हबीबी कैफल हाल, और यहाँ के मुसलमानों को उनके मंत्री इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। ये सरासर मैं समझता हूं गलत है। मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, और योगी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए इसने बयान देने के लिए। समाजवादी पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट एंड MLA अबू आजमी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री के पास पूरी ताकत होती है, मुख्यमंत्री जो चाहे कर लें, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या करवा दें, और जो है पैरों में लगातार गोली मार दें। एक समुदाय के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो कभी न कभी उसका फल निकलेगा। समाजवादी पार्टी लीडर फरहान आजमी कहते हैं, नहीं, मैं तो स्वागत करूंगा कि आप दूसरा पैतरा इस्तेमाल करिए, हमको दिखाइए ये दूसरा पैतरा क्या है। मैं एक एक शब्द का विरोध करता हूं। नमाज जैसी इतनी एक प्योर और इतनी ईश्वर की चीज के साथ में आपने झगड़ा मोल लिया है योगी जी, तो मैं तो इसका बिल्कुल विरोध करता हूं, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों को किसी को रोकना नहीं चाहिए। बहरहाल, उसके साथ ही मैं एक और एडवाइस हमारे मुसलमान भाइयों को, जो लोग नमाजी हैं, नमाजियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस पॉलिटिक्स में ना जाएं। नमाज को अदा करिए। नमाज को अदा करने से आपको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। और नमाज अपनी जगह पे पढ़िए, नमाज मस्जिद के अंदर पढ़िए। मस्जिद के अंदर जगह नहीं है तो रुक करके फिर अगली जमात बना करके फिर आप पढ़ सकते हैं। तो जहां तक मैं चाहूंगा कि जो हमारे नमाजी भाई हैं, सारे मुसलमान नमाजी भी नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। आज क्या हो रहा है, नमाज के नाम पे मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन मस्जिदों पे पॉलिटिक्स दबाकर हो रही है। हाँ, अजान सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं, लेकिन अजान सुन करके मस्जिद को जा नहीं रहा है नमाज पढ़ने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं, पहले नमाजें शुरू कर दें अपनी। व्हेन यू आर प्रेइंग ऑन टाइम, देन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रेयर्स। और मैं नहीं समझता कि योगी जी ये जो अल्लाह से लड़ाई मोल ले रहे हैं, तो अगर योगी जी में इतनी शक्ति है कि वो अल्लाह से लड़ाई करना चाहते हैं तो कर लें, और हमको दिखा दें कि ये दूसरा कौन सा आपका पैंतरा है जो आप करके दिखाएंगे जिससे मुसलमान डर जाएगा। हम तैयार हैं। स्टेट प्रेसिडेंट यूपी शौकत अली ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये भी बोलना चाहिए कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग को उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांवड़ यात्रा के नाम पर महीनों भर नहीं बंद करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। मुस्लिम समाज के साथ अन्याय करना संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? वहीं इस पूरे मामले को लेकर असुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने शौकत अली की इस पोस्ट को रिपोस्ट किया है। रेशमा आलम एक्स पर लिखती है, ईद की नमाज साल में सिर्फ 2 बार होती है और मुश्किल से 10-15 मिनट चलती है, वो भी आमतौर पर सुबह 6 से 7:30 बजे के बीच। अगर सरकार बड़ी बड़ी रैलियां, कांवड़ यात्राएं, VIP काफिले और चुनावी रोड शो घंटों तक संभाल सकती है, तो 15 मिनट की नमाज से खतरा महसूस होना राजनीति ज्यादा और प्रशासन कम दिखाता है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये कैसा भाषा प्रयोग है? एक मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं की जाती। सड़क पर आप गाय, बैल और भैंस छोड़ सकते हैं, गौ सेवा के नाम पर लोग सड़कों पर सड़ा हुआ खाना भी फेंक सकते हैं, लेकिन कभी कभार होने वाली नमाज एक समस्या बन जाती है। चलिए अब रुक करते हैं अब इस बुलेटिन की चौथी खबर की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुंबई में कुर्बानी से पहले नेताजी ने कह दी बड़ी बात। आइए बताते हैं आपको। बकरीद का त्योहार करीब है और मुस्लिम समुदाय इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इसी बीच मुंबई में कुर्बानी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ने BMC और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि हाउसिंग सोसाइटियों, चालों और रिहायशी इलाकों में होने वाली कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई की जाए। सोमैया ने मुंबई की मेयर को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ जगहों पर खुले में कुर्बानी देकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पहले भी प्रशासन
की तरफ से रोक के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई इलाकों में उनका पालन नहीं हो रहा। अपने पत्र में उन्होंने मांग की है कि बकरीद से पहले नगर निगम और पुलिस को सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि रिहायशी इलाकों में कुर्बानी रोकी जा सके। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस साल बकरीद 27 मई 2026 को मनाए जाने की उम्मीद है। हालांकि तारीख आज चांद दिखने पर तय होगी। त्योहार करीब आने के साथ ही ये मामला अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। शादाब चौहान नाम के एक यूजर ने लिखा, अले अले कोई ऑल जनहित का मुद्दा नहीं है तुम्हारे पास और बीजेपी भी ध्यान नहीं देली तुम पे, कीरित सुमैया। वहीं एक दूसरे एक्स यूजर ने लिखा, भारत अपने सभी नागरिकों का है और हर समुदाय को संविधान के तहत कानून के दायरे में रहकर शांति से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। नियम सब पर बराबरी से लागू होने चाहिए और सभी को आपसी सम्मान, साफ सफाई और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। एक यूजर एक्स पर लिखते हैं, किरिट जी अच्छी स्लॉटर सुविधाएं उपलब्ध करवा दीजिए, लोग निश्चित रूप से तय जगहों पर जाकर कुर्बानी करेंगे। एक मुस्लिम होने के नाते मुझे लगता है कि हम भी किसी को परेशानी नहीं देना चाहते, लेकिन सुविधाएं तो दीजिए सर, सभी लोग नियमों का पालन करेंगे, इससे वास्तव में ज्यादा सुविधा होगी। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि बकरीद उनका धार्मिक त्योहार है और कुर्बानी इस त्योहार का अहम हिस्सा है। लोगों का मानना है कि प्रशासन को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कानून का पालन भी और किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। करते हैं इस बुलेटिन की पांचवी बड़ी खबर जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। जी हां, कि इजराइल की सेना ने कैदी फिलिस्तीनियों का कुत्तों के जरिए यौन उत्पीड़न करवाया। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से पैदा हुए सवाल ने बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। बीती 11 मई को एनवाईटी में छपे एक विवादित और चौंकाने वाले लेख में दावा किया गया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीनी कैदियों के साथ यौन हिंसा करने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया। इस बात ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा और हैरानी देखी गई। विवादित आर्टिकल पर जवाब इजराइल से भी आया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेख लिखने वाले रिपोर्टर पर आग बबूला हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है, लेकिन एनवाईटी में ओपिनियन कॉलम लिखने वाले पत्रकार निकोलस क्रिस्टोफ का दावा है कि आर्टिकल उन्होंने 14 फिलिस्तीनी पुरुष और महिला कैदियों के बयानों के आधार पर लिखा है। निकोलस क्रिस्टोफ ने अपने आर्टिकल में गाजा से आए एक पत्रकार कैदी की कहानी बताई है। आर्टिकल के मुताबिक उन्हें साल 2024 में इजरायली सेना ने हिरासत में लिया था। इस दौरान उनके साथ कई बार यौन हिंसा की गई। एक बार कथित तौर पर उनके प्राइवेट पार्ट्स को प्लास्टिक टाई से बांध दिया गया था। इसके बाद घंटों तक इस पर चोट की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कई दिनों तक उनके पेशाब में खून आता रहा। लेख में पत्रकार ने अपने साथ हुई एक और घटना का जिक्र किया। उनके मुताबिक एक दिन उन्हें जमीन पर दबोचकर नंगा कर दिया गया था। इसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, हाथ भी बांध दिए गए और एक कुत्ते को लाया गया। इसके बाद लेख में इस पत्रकार के हवाले से लिखा है, किसी इजरायली सैनिक ने कुत्ते को हिब्रू भाषा में कुछ डायरेक्शन दिए। इसके बाद कुत्ता उनके ऊपर चढ़ गया। उन्होंने बताया कि ये सब जब हो रहा था तब इजरायली सैनिक कैमरों से उनकी तस्वीरें ले रहे थे और हंस रहे थे। वो कुत्ते को हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो उनके शरीर में घुस गया। लेख के मुताबिक कई और फिलिस्तीनी कैदी और मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस के कुत्तों को कैदियों के साथ यौन हिंसा करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इधर आर्टिकल में आईडीएफ पर लगे इन आरोपों को इजरायल सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। गुरुवार 14 मई को इजरायल ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा भी कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, मैंने अपने कानूनी सलाहकारों को द न्यूयॉर्क टाइम्स और निकोलस क्रिस्टोफ के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई पर विचार करने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि एनवाईटी और क्रिस्टोफ ने इजरायली सैनिकों को बदनाम किया है और रेप के आरोप लगाकर ब्लड लाइबल फैलाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इजरायल इस पर चुप नहीं बैठेगा और वो इन झूठों के खिलाफ जनता की अदालत और कानून की अदालत दोनों जगह लड़ेंगे। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में यौन हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुत्तों के इस्तेमाल के आरोप पहली बार लगे हैं। नफरती चिंटू लगातार एक्टिव है और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आपको बताएंगे इस बुलेटिन की छठी खबर में। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो में गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच नफरत फैलाने वाले अपराध यानी हेट क्राइम के तौर पर की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 2 संदिग्ध जिनकी उम्र 17 और 18 साल थी वो भी मरे हुए मिले। माना जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मारी। FBI ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रही है और लोगों से जानकारी देने की अपील की है। इसके लिए एक टिप लाइन भी शुरू की गई है। ये गोलीबारी दोपहर की नमाज शुरू होने से थोड़ी देर पहले हुई। ये मस्जिद सैन डिएगो के क्लेयरमॉन्ट इलाके में है और पूरे सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। सैन डिएगो पुलिस चीफ स्कॉट वाहल ने कहा, ये किसी भी समुदाय के लिए सबसे बुरा सपना होता है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी से करीब 2 घंटे पहले एक संदिग्ध की मां ने पुलिस को फोन किया था। उसने बताया कि उसका बेटा गायब है और घर से कुछ हथियार और गाड़ी भी लेकर चला गया है। पुलिस उसी किशोर और उसके दोस्त को तलाश रही थी, तभी इस्लामिक सेंटर से 911 कॉल आई।
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां 3 लोग गोली लगने से मरे हुए मिले। उसी दौरान 2 ब्लॉक दूर से एक और कॉल आई कि एक गाड़ी से फायरिंग हो रही है। पुलिस के मुताबिक एक माली के हेलमेट पर भी गोली लगी, लेकिन हेलमेट की वजह से उसकी जान बच गई। अधिकारियों ने कहा कि सेंटर के स्कूल में मौजूद कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ है। परिवारों के लिए एक अलग सहायता केंद्र भी बनाया गया है। मरने वालों में सेंटर का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था। अधिकारियों ने कहा कि उस गार्ड ने खतरे को कम करने में बड़ी बहादुरी दिखाई और संभव है कि उसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। सैन डिएगो के मेयर टॉड ग्लोरिया ने कहा, अब खतरा खत्म हो चुका है, बच्चे सुरक्षित है और ये राहत की बात है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कहा, इस्लामिक सेंटर में हुई मौतों से हम बेहद दुखी है, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। बाद में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्लोरिया ने कहा, सैन डिएगो में नफरत की कोई जगह नहीं है, इस्लामोफोबिया की भी यहाँ कोई जगह नहीं है। किसी एक सैन डिएगो निवासी पर हमला हम सब पर हमला है। स्थानीय अस्पताल शार्प मेमोरियल के प्रवक्ता ने भी बताया कि कुछ घायलों का इलाज वहां चल रहा है। इस्लामिक सेंटर के इमाम और डायरेक्टर ताहा हस्सानी ने कहा, हमने पहले कभी ऐसी त्रासदी नहीं देखी। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी मस्जिदें और पूजा स्थल हमेशा सुरक्षित होने चाहिए। किसी इबादत की जगह को निशाना बनाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पूरा समुदाय गम में डूबा हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि परिवारों को शोक मनाने दीजिए, उन्हें दुआ करने दीजिए। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो इबादत की जगह है, कोई जंग का मैदान नहीं। उन्होंने आगे कहा, हमारे देश में धार्मिक नफरत और असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि मोहब्बत और सहनशीलता का माहौल फैलाए। अमेरिका की मुस्लिम संस्था CAIR ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। CAIR सैन डिएगो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तजहीन निजाम ने कहा, ये बेहद डरावनी घटना है। किसी को भी नमाज पढ़ते समय या स्कूल जाते वक्त अपनी जान का डर नहीं होना चाहिए। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी दे दी गई है और राज्य की एजेंसियां स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा, कैलिफोर्निया इस घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताता है। किसी भी धर्म के लोगों को इबादत करते समय डर में नहीं जीना चाहिए। नफरत और डर फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी इस घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, यह बेहद दुखद घटना है। FBI के अधिकारी मार्क रेमिली ने बताया कि दोनों संदिग्धों की मौत खुद को गोली मारने से हुई लगती है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस ने उन पर गोली नहीं चलाई। इस घटना के बाद लॉस एंजेलिस पुलिस ने एहतियात के तौर पर शहर की मस्जिदों, इस्लामिक सेंटरों और दूसरे धार्मिक स्थलों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने भी कहा कि फिलहाल न्यूयॉर्क में कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर वहां की मस्जिदों के बाहर भी पुलिस तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस पूरे हमले को लेकर ज़ोहरान ममदानी ने एक्स पर लिखा, मैं सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर पर हुए जानलेवा हमले से बेहद दुखी और स्तब्ध हूँ। ये हमला पहली नजर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हिंसा लगता है। इस्लामोफोबिया पूरे देश में मुस्लिम समुदायों की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। हमें इसका डटकर सामना करना होगा और डर व नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और इस दर्दनाक हमले से गमगीन पूरे समुदाय के साथ हैं। एहतियात के तौर पर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग शहर की मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बढ़ा रहा है। फिलहाल न्यूयॉर्क सिटी के इबादतगाहों को लेकर किसी खास खतरे की जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं इस बुलेटिन की 7वीं बड़ी खबर के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे शख्स के बारे में जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 18 मई की सुबह जब 2 लड़के बंदूकधारी सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब एक आदमी उनके और बड़ी तबाही के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। अमीन अब्दुल्लाह उन 3 लोगों में से एक थे जिनकी हमलावरों की गोलियों से मौत हो गई। वो सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद में सिक्योरिटी गार्ड थे। बाद में शहर के पुलिस कमिश्नर ने उन्हें हीरो बताया और कहा कि हमलावरों को रोकने की उनकी कोशिश ने कई लोगों की जान बचाई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सैन डिएगो पुलिस चीफ स्कॉट वॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उनके काम बहादुरी भरे थे। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने आज कई लोगों की जान बचाई। मुझे इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं अमीन को जानता था, एक साथी के तौर पर, दूसरों की हिफाजत करने वाले इंसान के तौर पर, और ऐसे इंसान के तौर पर जिसने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन में भी मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। पिछले दिसंबर की बात है, मैं अपने पिता के जनाजे की नमाज के लिए सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर गया था। मेरे परिवार ने 1995 में भारत से अमेरिका आकर बसने का फैसला किया था। मेरी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई, मैंने यही काम किया और मेरी बेटी भी अमेरिका में पैदा हुई। उस दिन जब मैंने अपने पिता को इस मिट्टी में दफनाया तो ऐसा लगा जैसे मेरा अतीत, मेरा आज और मेरा आने वाला कल सब इसी देश से जुड़ गया हो, जहां मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिताया है। एक मुसलमान होने के नाते मैंने अमेरिका में मुसलमानों की तरक्की को बहुत करीब से देखा है, समाज में, संस्कृति में, कारोबार में और राजनीति में भी। लेकिन साथ ही 1990 के दशक से मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और हिंसा भी देखी है। कई साल बाद मैं सैन डिएगो के उस बड़े इस्लामिक सेंटर में गया था। बिल्डिंग लगभग वैसी ही थी जैसी पहले थी। खूबसूरत मीनार और गुम्बद जो फ्रीवे से साफ दिखाई देते थे, ये बताते थे कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन एक चीज नहीं थी, दरवाजे पर भारी हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड। मैंने सोचा, क्या अब हमें इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है? हालांकि अलग अलग मस्जिदों में नफरत
भरे मैसेज आते रहते थे, फिर भी मुझे कभी नहीं लगा था कि हम इतने खतरे में हैं। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। जैसे ही मैं पास गया उसने जोर से कहा, काशिफ भाई, और फिर मैंने अमीन की वही पुरानी बड़ी सी मुस्कान देखी। हम पहले एक डेंटल ऑफिस में साथ काम करते थे, मैं उसका मैनेजर था। सच कहूं तो वो अपने काम में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी ऐसे इंसान को नौकरी से निकालना मुश्किल होता है जो हर बार बड़ी गर्मजोशी और मुस्कान के साथ मिले, इसलिए वो वहां काम करते रहे। उन्हें हमेशा यूनिफॉर्म पहनने वाले लोगों का बड़ा शौक था। जैसे ही बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता, वो तुरंत ऑफिस से बाहर भाग जाते थे। बाद में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बायोटेक में करियर बनाने के लिए सैन डिएगो छोड़ दिया, लेकिन मेरे माता पिता और भाई बहन वहीं रहे। मैं कई बार वापस गया, मगर अमीन से मुलाकात नहीं हुई उस दिन तक। उन्हें सिक्योरिटी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जिस दिन मैं अपने पिता को दफनाने जा रहा था, उस मुश्किल दिन में भी हमने हंसी मजाक की और पुरानी बातें की। शायद करीब 20 साल बाद हम मिले थे और वही हमारी आखिरी मुलाकात साबित हुई। कल वो मस्जिद की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। अमीन नाम का मतलब होता है भरोसेमंद, और उन्होंने सच में अपने नाम को सही साबित किया। वो वही काम करते हुए दुनिया से गए जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे। अमीन एक अफ्रीकी अमेरिकी माँ के यहाँ मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। वो जितने अमेरिकी हो सकते थे उतने ही थे, और उतने ही अच्छे मुसलमान भी थे। उनकी जान 2 अमेरिकी नौजवानों की चलाई गोलियों ने ले ली। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी सैन डिएगो मस्जिद गोलीकांड की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी हिंसा अचानक नहीं होती, बल्कि उस माहौल में पैदा होती है जहां नफरत, बंटवारा और मुस्लिम विरोधी सोच को सामान्य बना दिया जाता है। वहीं इस्लामिक ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने 18 मई 2026 को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो स्थित इस्लामिक सेंटर पर हुए वहशियाना फायरिंग हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में कई बेगुनाह नमाजियों की जान चली गई। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये संगीन नफरत पर मबनी जुर्म, इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती दुश्मनी के खतरनाक रुझान की एक और वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाया जा रहा इंतहा पसंद और मुस्लिम मुखालिफ मवाद नौजवानों को गुमराह कर रहा है, उन्हें कट्टरपंथ की तरफ धकेल रहा है और तशद्दुद को हवा दे रहा है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने मरहुमीन के खानदानों और सैन डिएगो की मुस्लिम कम्युनिटी से गहरी ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमों को अपनी रहमत में जगह अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील नसीब करे। मुसलमानों ने अब ऐसा बड़ा फैसला किया है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और देश भर में लगातार ये मांग तेज हो रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की 8वीं खबर में। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, ताकि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाएं बंद हो। संगठन की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक मौलाना मदनी ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार से सवाल किया कि जब देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को केवल पवित्र ही नहीं मानती बल्कि उसे मां का दर्जा देती है, तो फिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बच रही है। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों को गाय से वास्तविक श्रद्धा नहीं बल्कि राजनीति से प्रेम है, और राजनीति के जरिए लोगों को भड़काकर मुसलमानों के खिलाफ एकजुट किया जाता है और वोट हासिल किए जाते हैं। मदनी ने कहा कि चुनाव के समय कई भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दे जानबूझकर उछाले जाते हैं, जिनमें गाय के नाम पर राजनीति भी शामिल है। मुस्लिम नेता ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति नहीं है, बल्कि वे तो सरकार के इस कदम का स्वागत करेंगे, क्योंकि इस दिशा में कानून बन जाने के बाद गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग और हिंसा बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा ये मांग केवल हम नहीं कर रहे बल्कि अनेक साधु संत भी लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं। इसके बावजूद यदि सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। मदनी ने दावा किया कि गाय के मुद्दे को राजनीतिक और भावनात्मक विषय बना दिया गया है और कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से गौकशी की अफवाह फैलाकर या पशु तस्करी के नाम पर निर्दोष लोगों को हिंसा का शिकार बना देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दुखद पहलू ये है कि लगातार झूठ और अफवाहों के जरिए पूरे देश में मुसलमानों की छवि इस तरह खराब कर दी गई है और समाज का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों को गाय का विरोधी समझने लगा है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हर बार बकरीद के मौके पर मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने की अपील करता है, क्योंकि इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है कि दूसरे धर्मों की भावनाओं को आहत किया जाए। मदनी ने कहा कि इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए और इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए। प्रोफेसर नूरुल ने एक्स पर लिखा, मैं सभी देश दुनिया के मुसलमानों से अपील करूंगा कि गाय कुर्बानी ना करे। जो आपके लिए जानवर है वो किसी के लिए माता है, इसलिए किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, खासकर बंगाल के लोग। एक और एक्स यूजर ने लिखा, पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो कर रहे हैं वो देश के मुसलमानों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। खबर है कि बकरा ईद के मद्देनजर जगह जगह गाय भैंस बेचने आने वाले लोगों को वहां के मुसलमान उन्हें वापस भेज रहे हैं। बकरा ईद में चौराहे 4 साल का माल 14 में बेचने वाले ये लोग मौका मिलते ही मस्जिद के सामने डीजे पर नागिन डांस करने लगते हैं। उनका बहिष्कार करके सबसे पहले उनकी आर्थिक कमर तोड़नी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने रास्ता दिखा दिया है। एक और एक यूजर ने लिखा, एक मुस्लिम व्यक्ति ने स्थानीय पशु बाजार में एक हिंदू आदमी से कहा, कृपया यहाँ से चले जाइए। अगर आप गाय को अपनी मां मानते हैं तो उसे
बेचिए मत, अपनी माँ का सम्मान कीजिए और हमें आपसे खरीदने की वजह से पुलिस की परेशानियों का सामना मत करवाइए, शायद सही कहा। इस पर एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये एक जाल है, पहले मुसलमानों को गाय बेचो और उनसे पैसे ले लो, फिर संघियों को खबर कर दो ताकि वे उन पर हमला करे। अगर वे फिर भी बच जाए तो पुलिस भेजकर उन पर कड़े और गैर जमानती कानून लगा दो और उनके घरों पर बुलडोजर चला दो। वहीं इस पूरे मामले पर दीपक कुमार ने एक्स पर वीडियो जारी की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार। ये वीडियो बनाकर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। जैसे कि आपने ये वीडियो देखी होगी, इस वीडियो के अंदर जो ये लोग हैं ये मुस्लिम समाज है। उन्होंने आगे कहा, मुसलमान भाई सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गारंटी के साथ मैं आपसे कहता हूं कि गो तस्करी रुक जाएगी। दीपक कुमार ने कहा कि मुसलमान तो गाय पालते नहीं है तो गाय बेचता कौन है। वो कहते हैं कि थोड़ा सोच विचार कीजिए कि क्यों मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। बकरा ईद से पहले मुसलमान हो जाए होशियार वरना हो सकती है जेल। जी हाँ, क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में बकरीद से जुड़े एक पोस्टर को लेकर विवाद सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को थाना पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया, जिसमें सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्टर में कथित तौर पर ऐसी तस्वीर पाई गई जिससे एक विशेष समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, ऐसा दावा किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद ललौली थाने में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने पोस्ट तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में उचित कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाली सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। मुस्लिम IT सेल ने ट्वीट किया, योगी की उत्तर प्रदेश में फतेहपुर पुलिस ने हिंदुत्व नेता प्रदीप कुमार की शिकायत पर मोहम्मद गुफरान और जैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों ने कुर्बानी से जुड़ा एक WhatsApp स्टेटस लगाया था जिसमें गाय की तस्वीर वाला पोस्टर था। क्या एक छोटी सी गलती पर 2 मुस्लिम युवकों को जेल भेज देना सही है? इसे मुसलमानों को उनके धार्मिक भावनाओं के नाम पर परेशान करने और कानून के गलत इस्तेमाल के तौर पर देखा जा रहा है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, इस देश का क्या होगा, पहले तो फोटो लगाने की क्या जरूरत थी जब माहौल इतना खराब है, और लगा भी ली तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए ये गिरफ्तारी का मतलब क्या होगा। प्रशासन इन सब बातों में उलझा रहेगा और गुनाहगार गुनाह करता रहेगा, क्योंकि प्रशासन को इन सब उलझनों से फुर्सत कहाँ मिलेगी। एक और एक्स यूजर लिखते हैं, कितना जल्दी और तत्पर कार्रवाई होती है ना अगर सामने वाला मुसलमान हो तो। कभी सोचा है कि अगर ऐसी ही बलात्कारियों को लेकर इतना तत्पर रहती पुलिस। खैर चलो, ये भी सही, खुलकर खेलना अच्छी बात है। जैसा कि आपको हमने बताया कि देश में आजकल बहुत सी ऐसी खबरें सामने आ रही है जिन्होंने हलचल मचाकर रख दी है। अब ये मामला सुनकर तो आप दांतों तले उंगली ही दबा लेंगे। चलिए बताते हैं इस बुलेटिन की 10वीं बड़ी खबर। नॉर्वे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्रकारों के सवालों से बचने को लेकर प्रेस की आजादी और मीडिया नियमों पर बहस छिड़ गई। ये मामला तब शुरू हुआ जब नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुद्दे को कई बार उठाया। दरअसल मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गायर स्टोर ने मीडिया के सामने बयान तो दिए, लेकिन पत्रकारों के सवालों के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। जब मोदी वहां से निकल रहे थे तब हेली लिंग ने आवाज लगाकर पूछा, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? मोदी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। बाद में हेली लिंग ने इसका वीडियो X पर शेयर किया और कहा कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया में सबसे ऊपर है, जबकि भारत काफी नीचे है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नॉर्वे में जब भी कोई विदेशी नेता आता है तो आमतौर पर मीडिया को कुछ सवाल पूछने का मौका दिया जाता है, लेकिन मोदी के दौरे में ऐसा नहीं हुआ। बाद में हेली लिंग ने बताया कि उन्होंने होटल की लिफ्ट के पास भी मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने कहा कि वो मोदी से पूछना चाहती थी कि क्या मानवाधिकार उल्लंघन और प्रेस की आजादी पर रोक के आरोपों के बावजूद उन्हें नॉर्डिक देशों का भरोसा मिलने का हक है। भारत में भी इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए मोदी पर निशाना साधा और कहा, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की भी जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी ने X पर लिखा कि दुनिया भारत की कैसी तस्वीर देखती होगी जब प्रधानमंत्री कुछ सवालों से घबराकर निकल जाते हैं। मामला वायरल होने के बाद नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने हेली लिंग को प्रेस ब्रीफिंग में आने का न्योता दिया। दूतावास ने X पर लिखा कि वो रात 9:30 बजे ओस्लो के रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में आकर अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेली लिंग ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही ब्रीफिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है और पूछा कि क्या उन्हें मोदी का इंटरव्यू लेने का मौका भी मिलेगा, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। बाद में हेली लिंग ने बताया कि उन्होंने और उनके एक साथी पत्रकार ने भारतीय अधिकारियों से मानवाधिकार और मोदी के दौरे से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन उनके मुताबिक अधिकारियों ने सीधे जवाब देने के बजाय भारत के कोविड-19 काम, योग और दूसरी बातों पर चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार मानवाधिकारों पर सीधा जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद हेली लिंग ने एक और पोस्ट कर कहा कि वो किसी
किसी विदेशी सरकार की जासूस नहीं है। उन्होंने लिखा, मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये कहना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी देश की जासूस नहीं हूँ। मैं सिर्फ पत्रकार हूँ और फिलहाल नॉर्वे में काम कर रही हूँ। मोदी के 5 देशों के दौरे में ये दूसरा मौका था जब विदेशी मीडिया ने सवाल पूछने का मुद्दा उठाया। इससे पहले नीदरलैंड्स दौरे में भी एक डच पत्रकार ने पूछा था कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री मीडिया के सवाल क्यों नहीं ले रहे। हालांकि इस विवाद के बीच मोदी को नॉर्वे में एक बड़ा सम्मान भी मिला। हेरल्ड विल ने उन्हें भारत और नॉर्वे के रिश्ते मजबूत करने के लिए नॉर्वे का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ध्रुव राठी ने एक्स पर लिखा, मोदी की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। उन्होंने एक और ट्वीट किया, मोदी जहां भी जाए उनका विरोध होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 साल में उन्होंने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक नेता होने के नाते पारदर्शिता और जवाबदेही की जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है, उसे निभाने में वे लगातार असफल रहे हैं। मैं दूसरे यूरोपीय देशों के विदेशी पत्रकारों से भी अपील करूंगा कि वे जहां भी मोदी को देखें उनसे सवाल पूछे, ठीक वैसे ही जैसे हेलेलिंग स्वेंट्स ने किया। उन्हें इतना असहज महसूस कराइए कि वे जनता के सामने जवाबदेही दिखाने पर मजबूर हो जाएं। ये भारत की तरक्की के लिए एक बड़ी सेवा होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।